जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। आज दोपहर को जब समय पर आज आप जानते हैं जुम्मे का दिन है तो पाकिस्तान में आज नमाज़ें हो रही होती हैं हर जगह पर। एक्चुअली हिंदुस्तान में भी हर जगह जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय रहता है। तो पाकिस्तान में एक जगह है नौशेरा जहाँ के अकोला जगह पर एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है बल्कि कहा जाए। पाकिस्तान के सबसे जो बड़े और मुख्य मदरसे हैं उनमें से एक, जिसका नाम है दारुल उलूम हक्कानिया। दारुल उलूम हक्कानिया जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में बना है और वहाँ पर आज जिस समय नमाज़ हुई, नमाज़ के इमीडिएट बाद वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। उस सुसाइड बॉम्बिंग में जो वहाँ के मौलाना थे, मौलाना हामिदुल हक, वो मारे गए हैं, उनके साथ में 5 लोग और मारे गए हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग घायल हुए हैं। इनफैक्ट ये अपडेट अभी लगातार आ ही रहे हैं कि कुल कितने लोग मरे हैं, क्योंकि जो इंजर्ड हैं, वो 10 से ज़्यादा हैं। तो लगभग 1 दर्जन के करीब लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। तो उनमें से कितने बचेंगे, कितना क्या होगा देखा जाएगा। मगर जो मूल रूप से जो मारे गए हैं वो हैं हामिदुल हक, जो कि यहाँ के मौलाना थे, हेड एक्चुअली डिप्टी चीफ थे यहाँ के इस मदरसे के। और ये आप देखें कि इनकी अपनी एक इतिहास है, इनका अपना एक इतिहास है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मगर और बड़ा ब्रीफली, लेकिन आप पाएँगे कि जो अटैक था, जो सुसाइड बॉम्बिंग थी, वो दरअसल इन्हीं के ये टारगेट थे उसका। जो मौलाना हमीदुल हक थे, यही उसका टारगेट थे और वो टारगेट पूरा हुआ। तो दैट मीन्स बेसिकली जो सुसाइड बॉम्बर का जो टारगेट था, वो उसने अचीव किया है। मैं आपको अगर इस मदरसे के बारे में बताऊँ, तो ये मदरसा कुछ ये है वो मदरसा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर करीब 4000 स्टूडेंट, कुछ इस तरह से 4000 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अपना यहीं पर रहते हैं, यहीं पर उनका खाना-पानी होता है, यहीं पर उनको कपड़े मिलते हैं, जैसे जो भी कपड़े मिलते हैं उनको। रिलीजियस टीचिंग बेसिकली यहाँ पर होती है। और जैसा कि आप इनको तालिब कहा जाता है, और तालिब सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी, बिल्कुल सही समझे आप। इन्हीं से ये वो मदरसा है जहाँ पर वो तालिबान बनाए गए थे, सबसे पहले तालिबान बनाए गए थे, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे अमेरिका के साथ में। अमेरिका और सोवियत यूनियन और सऊदी अरब और ये तमाम मुल्क जो है नेटो-शेटो, ये फंडिंग कर रहे थे। और उस फंडिंग के साथ में इनको जो हथियार दिए गए वो स्कड मिसाइल्स वगैरह जो आई थी, वो जो जो सोल्जर फायर्ड मिसाइल्स थी, वो सब के सब यहाँ पर इनको ट्रेन किया गया था चलाना। और उसके बाद में ये सोवियत यूनियन के खिलाफ वहाँ जाकर तालिबान में इन्होंने लड़ाई की थी। वो लड़ाई भी बड़े साल तक चली। आप जानते हैं सोवियत यूनियन उसके चलते टूटा। इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी वो लड़ाई, और नतीजा ये कि सोवियत यूनियन उसमें टूटा। और सोवियत यूनियन ही टूटा। आप ये देखें, उसके जो टुकड़े-शुकड़े हुए सो हुए। ईस्टर्न यूरोप, वार्सा पैक्ट, सबका सब लुढ़क गया उसके चलते। तो मगर तो इस बात पे हम अभी आते हैं, लेकिन हाँ, उस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ एक और बात कि इसके पीछे इतिहास क्या था। इतिहास कुछ इस तरह का है गुरु कि जो 1971 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, उस युद्ध के इमीडिएट बाद पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बने चुनाव के बाद में, वो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इमीडिएटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने की तैयारी में लग गए, संविधान बनाने की तैयारी में। मगर उनको नज़र ये आ रहा था कि उस लड़ाई के नतीजे में बाद में इंदिरा जी जो हैं वो बहुत बड़ी दुनिया की नेता बनकर उभरी थी। और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो लगातार क्रिटिकल कमेंट्री करते रहते थे इंदिरा गांधी के ऊपर भी। और ज़ाहिर है भारत को तो बख्शना ही नहीं था उन्होंने। मगर चूँकि उनको दरअसल जो असली उद्देश्य था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो था अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पर दुनिया में प्रोजेक्ट करना। और उसका उन्होंने फिर एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या निकाला? इस्लामियत की तरफ जाने का। और उन्होंने जितने इस्लामी मुल्क थे दुनिया के, उनकी एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने यहाँ पाकिस्तान में। और इसी कॉन्फ्रेंस के कंधे पर चलकर वो एक बड़े कहा जाए कि इस्लामिक कंट्रीज में नेता के रूप में उभर कर सामने आया। हालांकि वो दौर भी बहुत लंबा नहीं चला। जियाउल हक ने आके उनको टंगड़ी मारी और गिरा के उनको कबाड़ा कर दिया, उनको दुनिया में भेज दिया, दूसरी दुनिया में। मगर जाने से पहले और जब वो प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो एक कमाल का काम करके गए। कमाल का काम मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो जो उन्होंने किया, जिस बीज को उन्होंने वहाँ उस समय पे डाला, उसके पेड़ ने कितने आतंकवादी पैदा किए, उसके बारे में वो बस अब यू नो आप सोच ही सकते हैं। तो हुआ क्या? उन्होंने उस ज़माने में 73-74 के वक़्त में
इन सज्जन को जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है मौलाना समीउल हक। इनको इन्होंने इम्पोर्ट किया सीधे अफ़गानिस्तान से, यू नो अफ़गानिस्तान से उन्होंने इनको इम्पोर्ट किया। और मेरे दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने इनको इनसे ये मदरसा बनवाया, जो दारुल उलूम हक्कानिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और रेस्ट एज़ दे से इज़ हिस्ट्री। तो आज जो मारे गए हैं मौलाना हामिदुल हक, ये उनके सुपुत्र थे या कुपुत्र थे, जो भी थे, ये उनके औलाद थी उनकी, ये मौलाना समीउल हक की। और ये आज के इस लड़ाई में, आज के इस सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए हैं। इससे आने वाली जो तमाम विजुअल्स हैं, वो मैं एक-एक करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। मगर इस बात को ध्यान रखिएगा सॉरी कि जिस जगह पर हमला हुआ है, जिस जगह पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, वो कोई धार्मिक जगह नहीं थी। वो कोई धार्मिक जगह नहीं थी। वो बेशक एक ये मेरी पिक्चर कुछ खराब हो रही है लग रहा है। मैं आपको 1 मिनट ज़रा इसको ठीक कर दूँ। तो और मैं मुझे मुझे सीरियसली लगता है कि वो जगह जो थी, वो एक जी, अब बेहतर है। तो जो मदरसा था, वो दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ़ तालिबान बनाने का, और लेटर ऑन आप यूँ कहिए कि टेररिस्ट बनाने का एक अड्डा था। ये कुछ उसी तरह की जगह थी, जैसे बालाकोट में भी एक मदरसा ही था, जिस पे भारत ने बॉम्बिंग की थी, आपको याद हो, हमारी एयर फ़ोर्स ने। और बाद में जो ड्रामेबाज़ी हुई, सो अलग। तो मित्रों, मैं आपको अब लिए चलता हूँ कुछ विजुअल्स की तरफ को, जिनको देखकर आप शायद देखेंगे। ये देखिए, ये देखें कुछ विजुअल्स। चलिए आगे। Ah, wow. Ah, muito legal. जी, मौलाना हामिदुल हक, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। जी, कहते हैं ना, अंत जो है वो सबके सामने अपने कर्मों का आता ही है। तो मैं अभी विजुअल्स सब बहुत सारे बचे हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मगर साथ ही मैं आपको बता दूँ मित्रों, कि ध्यान ये रखिएगा, 5 लोग इनके साथ में मारे गए हैं। और तो मौलाना हामिदुल हक हैं, इनके साथ में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। हाँ, ये छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, इसलिए मैं आपको बहुत साथ-साथ में आपको बताता भी जा रहा हूँ। और उसपे इन्होंने क्या किया है कि करीब 1 दर्जन लोग जो हैं, वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। और उस इंजर्ड में से अभी और कितने मरने बाकी रह गए हैं, ये मैं आपको एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता हूँ। आने वाले दिनों में भी हमें पता लगेगा कि क्या सीन बना है। जी, ये एक और विज़ुअल था, जो मैंने आपको दिखाया। और इसके अलावा मेरे ख़्याल से शायद एक विज़ुअल मेरे पास अभी और है, जो इसका बचा हुआ है, जो मैं आपको चाहूँगा कि आप देखें। और जी, ये देखें। तो ये हैं वो कुछ विज़ुअल्स जो मैंने आपको दिखाने थे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय आतंक का माहौल है। केपी में ये हुआ है। जो आईजी हैं, उन्होंने कन्फर्म की हैं ये डेथ्स जो मैंने आपको बताई हैं। तो मैं आपको बेसिकली आईजी की ही स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 5 लोग मारे गए हैं और 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं इस समय पर। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। और आने वाले दिनों में अभी जो एग्ज़ैक्ट नंबर है, क्योंकि इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, आज ही हुआ है। जिस समय नमाज़ चल रही थी, उसके नमाज़ के ख़त्म होते ही ये ब्लास्ट किया गया था, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। सुसाइड बॉम्बिंग थी ये। और जिसके नतीजे में ये हो गया है। आप ये देखिए, मैं नहीं जानता इसमें किसका हाथ है। अभी तक किसी ने कोई ज़िम्मेदारी ली नहीं है, तो ये भी नहीं मालूम है कि किसने किया है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये एक रिलीजियस जगह है। मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक किसके टारगेट हो सकते हैं, कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद देर शाम तक आज कहीं ये खबर आ जाएगी कि कौन ज़िम्मेदारी लेता है उसकी, या कौन बताता है कि जो भी बात आएगी सामने, वो आपसे फिर शेयर की जाएगी रात के व्लॉग में, जब हम लोग लाइव करेंगे। मगर फ़िलहाल ये घटना हो चुकी है, जो मुझे लगा आपको अपडेट दे दिया जाए। ये नौशेरा में, अकोला में मौजूद दारुल उलूम हक्कानिया है, जहाँ पर तालिबान का जन्म हुआ था। तालिबान
एक संस्था के रूप में, और वहीं पर तालिबानों को ट्रेनिंग दी गई, वहीं पर तालिबान बनाए गए, वही तालिबान थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और देखिएगा कि दरअसल इन सब का जो अंत है, आतंकवाद का जो अंत है, वो अंततः यहीं पर आकर होता है। इससे कोई बचाव नहीं है। अब ये अननोन गनमैन का काम है, अननोन गनमैन की कोई हायर्ड ये गन थी सुसाइड बॉम्बिंग की जो चल गई, या कि कोई वहाँ अफगानिस्तान से आके यहाँ फट गया है, यू नेवर नो। एट द सेम टाइम ये भी ना याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस समय जो पॉलिसीज बना रहा है, वो भी कुछ लोगों को इंसाइट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने इसमें फैसला ये कर लिया है कि वो अफगानिस्तान से जो जो लोग आकर और इस समय पाकिस्तान में रह रहे हैं, बचे हुए जितने लोग हैं, आपको याद होगा कि 8 लाख लोग करीब वापस जा चुके हैं इस समय, जिनको सितंबर 2023 में फैसला किया गया था निकालने का, तो वो 8 लाख लोग निकल चुके हैं। उसके बाद में जो लोग बचे हुए हैं, उनके बारे में ये था कि लगभग 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा था कि वो ले लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने तालिबान के आने से पहले, अभी जो 21 में तालिबान आए हैं, तो तालिबान के आने से पहले वो लोग नेटो फोर्सेस और अमेरिकन के साथ में काम करते थे, और तालिबान के आने से उनकी जान को खतरा था। तो इन लोगों को उन्होंने लेने की बात कर ली थी अपने यहाँ पर, और मगर अभी तक बहुत लोगों को लिया नहीं गया है। हाँ, मैं इसमें एक अपडेट आपको ये जरूर दे सकता हूँ, जिसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली पाकिस्तान में तो किसी ने बात नहीं की है। वो ये कि इस बीच में कल जर्मनी में जो चुनाव हुआ है, उसके बाद में कल जर्मनी में करीब 115 लोगों का एक जहाज अफगानिस्तान के लोगों मतलब का इस तरह का गया है, जो जो वहाँ पे मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली अफगानिस्तान का था, लेकिन जो असाइलम लोग सीख कर रहे थे बेसिकली वेस्ट में, वो लोगों का एक जहाज कल जर्मनी में पहुंचा है, एंड अपेरेंटली वो सारे के सारे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज से ही थे। तो दैट्स अनदर डेवलपमेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। मगर याद रहे कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है इस समय अफगानिस्तान को लेकर, वो दिन पर दिन अब कड़ी होती जा रही है। और चूंकि ट्रंप ने आने के बाद ये कह दिया है कि जो ये 25,000 जो लोग हैं, उनके उसने 3 महीने के लिए स्टे लगा दिया उस पर कि 3 महीने तक कभी पाकिस्तान से किसी को नहीं ले जाया जाएगा, तो वो मामला रुक गया है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर इनका कोई जल्दी फैसला नहीं किया जाता है, तो इन 25,000 को भी वो अफगानिस्तान वापस भेज देंगे। एक ये हुआ। दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ऐसे रह रहे हैं अफगान, जो जिनके पास पेपर्स हैं, मगर वो अफगान्स हैं। उनको रहने के पास उनके वीज़ा है, पेपर्स हैं पाकिस्तान में रहने के लिए, मगर उनको भी निकाला जा रहा है। तीसरे जो किस्म के लोग निकाले जा रहे हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। तो पाकिस्तान में जिनकी औलादें पैदा हुई हैं, जो कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं बच्चे, वो उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाते हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पढ़े हुए हैं। तो उन लोगों को भी ये निकालने की बात अब कर रहे हैं कि भई इनको निकाला जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो ये आजकल के चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, याहिया अफरीदी, ये जब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे, उस समय पर इनकी एक जजमेंट मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी कि अगर जो नादरा है, वो उसे चाहिए कि वो उन तमाम लोगों को सिटीजनशिप दे जो जिनका जन्म जो अफगानी बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन उनको यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जानी चाहिए। मगर ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई नहीं होने दे रही है। ये जजमेंट आज तक पेंडिंग उस तरह से पड़ी हुई है कि भाई उसको बेसिकली ऑन ग्राउंड अप्लाई नहीं किया गया है। इन लोगों को उसी के तहत जो है, इन अफगान्स को जो कि बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उन बच्चों को भी समेत बाहर निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत पॉसिबल है कि ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान में जो मौजूद हों, टीटीपी के हों या मजीद ब्रिगेड के हों या कहीं किसी और के हों, जो इन जगहों पर आके फटें, और इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में आपको और देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान में पटाखे बजते रहेंगे आने वाले दिनों में, सॉरी, हाँ, पटाखे ही उनके लिए, पटाखे जैसी चीज़ें ये बजती रहेंगी आने वाले दिनों में, और आप पाएँगे कि ये अशांति अभी जाने वाली है नहीं इस अपने पड़ोस वाले मुल्क से। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़, बट आई थॉट इट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिसके बारे में मुझे आपको बताना ज़रूरी था। तो लेट्स सी वेयर इट एंड्स अप। सी यू वेरी सून दिस इवनिंग इटसेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।